नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारा जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है, इसमें आज हम लोग 28वें लेक्चर के बारे में डिटेल में समझेंगे। रोज के तरीके से मैं आप लोगों से यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछूंगा। पहले तो आपको क्वेश्चन को खुद पढ़ना है, एनालाइज करना है और आंसर देना है, और उसके बाद में आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कायदे से सुनना है। अगर गलत हो रहा है तो वो क्यों गलत हो रहा है उसको आप सही करिए, जिससे आप एग्जाम में जब जाओ तो एग्जाम में आप इस तरीके की गलती नहीं करो। मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूँ उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च कर रखा है। कोर्स का नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। इस कोर्स में आपको यहाँ पर दिए गए ये सभी जो सब्जेक्ट हैं, ये सभी वही सब्जेक्ट है जो आप बीएससी एग्रीकल्चर करते समय पढ़ते हो। ये सभी सब्जेक्ट आपको इस कोर्स में बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको अच्छे तरीके से पढ़ाए जाएंगे। और यहाँ पर मैं आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ाऊंगा उसका आपको पीडीएफ नोट भी प्रोवाइड कराऊंगा। ये जो पीडीएफ नोट्स होंगे ये आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मिलेंगे। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मात्र 1000 रुपये का पेमेंट करके आप इसको खरीद सकते हैं। बाकी कोर्स से रिलेटेड किसी भी तरीके की जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करके कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है वो प्राप्त कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, जिसको हम पीडब्ल्यूपी बोलते हैं, इन 1912। कह रहा है कि 1912 में परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो अगर हम इसमें राइट ऑप्शन की बात करें तो एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, दो लोग थे, एक का नाम था ब्रिक्स और एक का नाम था सार्ट्स। तो ब्रिक्स और सार्ट्स जो मिलके इसको दिया था परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट क्या होता है? यह एक ऐसी कंडीशन होती है जब हमारा पौधा क्या होता है, पौधा मुरझा जाता है, पौधा मुरझा जाता है जब तक उसे पानी नहीं मिलता, जब तक पानी नहीं मिलता मिलता तब तक वह मुरझाया रहता है। क्या होता है? मुरझाया रहता है। समझ गए? इसमें क्या होता है, पानी की जब कमी होती है और पानी कम होते 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 धीरे धीरे खत्म हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पौधा जो है हमारा वो पानी मिट्टी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो उस कंडीशन में जो पौधा है उसकी जो पत्तियां होती हैं वो सिकुड़ने लगती हैं और नीचे को लटकने लगती हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। और जब परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट में हमारा पौधा आता है, अगर इसको हमने कुछ दिनों तक पानी नहीं दिया तो हमारा पौधा फिर आगे चलकर सूख जाएगा। तो इसीलिए जो परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट होता है इसमें पौधा हमारा परमानेंटली बिल्टिंग रहता है। लेकिन अगर हम तुरंत इसको पानी दे देते हैं तो ये फिर से हरा भरा हो जाता है। समझ गए? तो ये जो परमानेंट बिल्टिंग का कॉन्सेप्ट जो दिया गया था 1912 में, ये कब दिया गया था? ये दिया गया था, एक इंडिकेटर प्लांट था। वो कौन सा प्लांट था? एक ड्वार्फ ड्वार्फ सनफ्लावर था। ड्वार्फ सनफ्लावर। तो ये जो ड्वार्फ सनफ्लावर था, इसी को ब्रिज और सांटाज ने क्या किया था, इन्हीं दोनों ने मिलकर इस ड्वार्फ सनफ्लावर पे एक एक्सपेरिमेंट किया था। और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को करते समय क्या किया था कि ड्वार्फ सनफ्लावर को पानी देना कम किया था। धीरे 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 जब सनफ्लावर जो है, सूरजमुखी का जो पौधा था, जब ये मुरझाने लगा, तो उस समय पर जब ये बिल्कुल ऐसे अंतिम स्थिति पे पहुंच गया कि अगर अब इसको पानी नहीं दिया जाएगा तो ये मर जाएगा, तो उस स्थिति में उसको दोबारा पानी दिया गया। तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। अगर परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट क्रॉस कर गया, यानी कि लक्ष्मण रेखा अगर क्रॉस कर गया पौधा, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट के अगर आगे निकल गया, तो फिर पौधा हमारा मर जाएगा, वो बचेगा नहीं। परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट तक ही है, अगर हमने पानी दे दिया तो वो बच जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, द टर्म पीएच वाज गिवन बाय व्हिच साइंटिस्ट इन 1909। कह रहा है कि जो पीएच होता है ये किस वैज्ञानिक ने सबसे पहली बार दिया था। तो पीएच के बारे में अगर हम बात करें तो 1909 में इसको दिया गया था। और इसको जो दिया था वो दिया था एसपीएल सोरेनसन ने दिया था। पीएच जो होता है एक तरीके की स्केल होती है, इसमें 0 से लेकर 14 तक नंबर दिए गए होते हैं। कहाँ से? 0 से 14 तक। बहुत बच्चे एग्जाम में गड़बड़ कर देते हैं, वो 0 से 14 नहीं याद करते हैं, वो 1 से 14 याद कर लेते हैं। और ऑप्शन जब जो उसमें देखने जाओगे, जैसे लिखा होता है कि पीएच स्केल पर जो नंबरिंग होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, तो बहुत बच्चे 1 से 14 करके चले आते हैं, वो गलत हो जाता है। जो पीएच स्केल पर नंबरिंग होती है वो 0 से 14 तक होती है। ये पीएच क्या होता है? एक तरीके के लॉग की वैल्यू होती है जो कि
हाइड्रोजन के पावर को दिखाती है। ठीक, अगर हम इसकी बात करें तो pH इज द नेगेटिव लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन। समझ गए? जो pH होता है ये क्या होता है? pH का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये नेगेटिव जो लॉगरिथमिक वैल्यू होती है उसी को, हाइड्रोजन आयन की जो नेगेटिव लॉगरिथमिक वैल्यू होती है उसी को pH स्केल पर मेजर किया जाता है। इसमें क्या होता है, यहाँ से 0 से लेके 7 तक होता है और 7 के फिर आगे इधर आगे जाके 14 होता है। ये जो हमारा होता है यहाँ पर, ये कैसी हो, यहाँ की जो मिट्टी होती है ये कैसी होती है? कोई भी चीज है जिसका सॉइल का pH है या कोई पानी है या कुछ भी है जिसका pH 7 है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल। यानी कि ये कैसा है, ना तो ये खट्टा है और ना ही ये क्षारीय है, यानी कि ना अम्लीय है और ना क्षारीय है। जैसे जैसे हम आगे बढ़तेंगे, जैसे जैसे हम 7 से आगे बढ़ते हैं तो वो क्या बढ़ता है, आगे हम बढ़ेंगे तो हमारी जो बेसिडिटी होती है, ये बेसिक नेचर जो है वो बढ़ता है। जैसे जैसे हम 7 से कम पे आते हैं, यानी कि जैसे 6 है, 5 है, 4 3 2, इस तरीके से जब हम नीचे आते जाते हैं तो हमारा क्या होता है, एसिडिटी बढ़ती है। ठीक, तो ये आगे क्या क्या होता है, अगर 7 से आगे जाएंगे तो बेसिक नेचर का होगा कोई भी चीज, और अगर पीछे जाते हैं तो वो एसिडिक नेचर का होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है पीएच का कि हम ये पता कर पाते हैं कि हमारा जो मिट्टी है उसके अंदर जो हाइड्रोजन के आयन हैं वो कितने हैं। यानी कि हाइड्रोजन आयन हमारी मिट्टी के अंदर कितने हैं, और इसका पता लगने से हमको यह पता चलता है कि हमारी जो मिट्टी है वो अम्लीय होगी कि क्षारीय होगी। ज़्यादातर जो हमारी मिट्टी होती है, ज़्यादातर जो हमारी फसलें होती हैं, वो 6.5 से लेके 7.5 वाला ये जो पीएच होता है, इसी पीएच पर ज़्यादातर हमारी फसलें बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करती हैं। इसके नीचे जाएँगे तो भी न्यूट्रिएंट घटता है और ऊपर जाते हैं तो भी दिक्कत होती है। तो कुल मिला के 6.5 से लेके, यानी कि स्लाइटली एसिडिक से लेके स्लाइटली बेसिडिक जो होती है, इसको हम न्यूट्रल सॉइल बोलते हैं। ये बीच वाली जो होती है 6.5 से 7.5 तक, ये जो हमारी न्यूट्रल सॉइल होती है, यहाँ पर हम अधिकतर फसलों की अपने अच्छे से खेती कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पीएफ वैल्यू ऑफ सॉइल एट फील्ड कैपेसिटी। जो फील्ड कैपेसिटी होती है इस पर पीएफ वैल्यू क्या होती है? पीएफ क्या होता है? पीएफ एक तरीके की वैल्यू होती है जो उसको स्क्रफोल्ड ने 1935 में इसको दिया था। और ये क्या होता है, ये हाइट ऑफ वाटर कॉलम इन सेंटीमीटर होता है। इसको ध्यान से समझें। जैसे मान लो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने पानी भर दिया। एक कोई वाटर कॉलम है, हमने वहां पर पानी भर दिया, कोई कॉलम मान लो, हमने इसमें पानी भर दिया। अब इसकी हाइट जो है वो कितनी है, वो सेंटीमीटर में हम हाइट ले लेंगे। अगर इतना पानी भरा रहेगा तो सीधा सीधा समझो कि ये पानी यहाँ नीचे कोई दबाव तो डालेगी, ये नीचे वाला जो पोर्शन है यहाँ पर दबाव डालेगी। इस पानी की ऊंचाई जितना बढ़ती जाएगी नीचे का दबाव उतना ही ज्यादा होता जाएगा। तो इसको हम एटीएम में भी मेजर करते हैं, बार में भी मेजर करते हैं और पीएफ में भी मेजर करते हैं। सीधा सीधा जैसे किलोग्राम होता है ना, किलोग्राम, पाउंड, ये सब जैसे वजन नापने के यूनिट्स होते हैं, उसी तरीके से जो पीएफ वैल्यू होती है ये भी एक तरीके का क्या होता है, ये प्रेशर को या दाब को मेजर करने की एक यूनिट होती है, टेंशन को मेजर करने की यूनिट होती है। दाब और टेंशन जो होता है एक दूसरे से उल्टे होते हैं। जैसे अगर जैसे मान लो कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे एक पास गोला है। अगर हमने टेंशन दिया तो इसको हम खींचेंगे, और अगर हमने दबाव दिया तो उसको हम दबाएंगे। समझ गए? ध्यान से समझना। यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर दोनों प्रेशर इधर विपरीत लग रही है, एक इधर का एक इधर का, तो हम क्या बोलेंगे, खिंचाव हो रहा है। अगर हमने वही प्रेशर अंदर को दबा दिया, वही लगा दिया, तो क्या कहेंगे हम कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम प्रेशर दे रहे हैं और यहाँ पर हम टेंशन दे रहे हैं। तो प्रेशर और टेंशन बस केवल दिशा बदल जाने से हमारे कहने का तरीका बदल जाता है। बाकी मैथमेटिकली एक ही चीज होती है। समझ गए? तो चाहे हम प्रेशर की बात करें या टेंशन की बात करें, दोनों ही हम मेजर करते हैं। एटीएम में मेजर करते हैं, पीएफ वैल्यू में मेजर करते हैं, और इसके अलावा हम किस में मेजर करते हैं, इसके अलावा बार में मेजर करते हैं। समझ गए? जैसे वायुमंडलीय दाब जो होता है वो बार में मेजर किया जाता है। तो ये क्या होता है, फील्ड कैपेसिटी पर जो हमारी सॉइल होती है उसमें जो पानी है और जो मिट्टी का कण है, जैसे एक ये मिट्टी का कण है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक पानी का कण है। ये क्या है, ये हमारा सॉइल का कण है और एक वाटर का कण है। तो जो सॉइल का कण होता है, इस सॉइल के कण से जो पानी है, ये सॉइल का कण पानी को अपने पास चिपकाए रहता है, जिसकी बल की वजह से, जिस प्रेशर की वजह से या जिस टेंशन की वजह से जो पानी है ये किस में पड़ा रहता है, ये हमारी मिट्टी के अंदर पड़ा रहता है। ना तो ये ग्रेविटेशन की वजह से नीचे जाता है और ना ही ये आसानी से बह के इधर उधर जाता है।
तो ये कह रहा है कि फील्ड कैपेसिटी में पीएफ की कितनी वैल्यू होती है, यानी कि जो पानी है वो सॉइल के पार्टिकल्स के साथ कितने प्रेशर के साथ जुड़ा हुआ है, ये आपको पीएफ में बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2.53 होगा। देखो, कुछ बुक में आपको -2.53 भी देखने को मिलता है, तो सीधे-सीधे केवल और केवल डायरेक्शन का अंतर होता है। अगर डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो माइनस की वैल्यू प्लस में हो जाएगी और प्लस की वैल्यू माइनस में हो जाएगी। जैसे अगर हमने कहा कि सॉइल ने वाटर को अपने तरफ खींच रखा है। दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं कि वाटर ने सॉइल को अपने पास जैसे हम बोलेंगे सॉइल ने वाटर को अपने पास खींच रखा है और वाटर ने सॉइल को अपने पास खींच रखा है। जैसे मान लो यहाँ पर आपका दोस्त ए है, यहाँ पर आपका दोस्त बी है। आपने इसको खींच लिया, मान लेते हैं यहाँ पर हमने क्या लगाया, मान लेते हैं यहाँ 2 का हमने फ़ोर्स लगाया, तो हम इसको अपने तरफ खींच रहे हैं। आपका दोस्त है, इसने 2 यूनिट का फ़ोर्स लगाया और अपनी तरफ ये खींच रहा है। अब आप बताओ कि अगर ये दोनों, आप भी 2 लगा रहे हो, आप भी 2 लगा रहे हो, तो ये बीच में अगर कोई गेंद है, तो ये गेंद किसी के पास जाएगी? नहीं जाएगी। ये ना आपके पास जाएगी, ना इसके पास जाएगी। तो क्या मतलब होगा कि 0 पे है, कहीं इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। ये फिज़िक्स का चीज़ है थोड़ा-सा। तो इसके अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि आप लोग बल नहीं लगा रहे हो, लेकिन ऐसा तो है नहीं, हम बल लगा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करने के लिए एक को माइनस की वैल्यू दे देंगे और एक को प्लस की वैल्यू दे देंगे। इसने माइनस में 2 का फ़ोर्स लगाया और इसमें प्लस का 2 फ़ोर्स लगाया। जब हम दोनों को जोड़ दिए तो दोनों को जोड़ने के बाद 0 का फ़ोर्स, यानी कि दोनों का जो रिजल्टेंट था वो 0 था। इसी तरीके से ये भी होता है, कहीं माइनस लिखा होता है, कहीं प्लस लिखा होता है, तो ये दोनों बात सही हो जाती है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन है, द हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ वाटर in a channel of irrigation or the horizontal flow of water in a channel or irrigation channel is known as। horizontal flow क्या होता है? horizontal flow को हम कहते हैं क्षैतिज प्रवाह। जैसे मान लेते हैं ये क्या है, ये हमारी एक नहर है और यहाँ पर ये हमारे खेत हैं। अब ये जो नहर है, इस नहर से पानी मान लेते हैं यहाँ तक ऐसे बह के जा रहा है, इस नहर में पानी जा रहा है, तो क्या होगा कि जो पानी होगा वो थोड़ा-सा रिसेगा और रिस के कहाँ आएगा, ये अगल-बगल के जो खेत हैं, इन खेतों की मिट्टी के अंदर आ जाएगा। समझ गए? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि नहरों के किनारे वाले जो इमीडिएट किनारे वाले जो जगह होती है, यहाँ पर हमेशा मॉइस्चर बना रहता है, नमी यहाँ हमेशा बनी रहती है, अगर नहर में पानी चल रहा है। तो यहाँ पर जो पानी आ रहा है, इस जगह पर, इस खेत में यहाँ पर और इस खेत में यहाँ पर जो पानी आ रहा है, ये किसकी वजह से आ रहा है? ये हॉरिजॉन्टल फ्लो की वजह से आ रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्षैतिज प्रवाह कहते हैं। इस तरीके से जब पानी बहता है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्षैतिज प्रवाह। और इस तरीके से जब पानी बहता है तो इसको वर्टिकल प्रवाह या फिर ऊर्ध्वाधर प्रवाह या लंबवत प्रवाह बोलते हैं। तो जब इस तरीके से पानी का मूवमेंट होता है, हॉरिजॉन्टली फ्लो होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सीपेज। तो जो नहरों के किनारे वाले जो खेत होते हैं, उनके अंदर जो हमेशा मॉइस्चर बना रहता है, वो किसकी वजह से बना रहता है? वो जो मॉइस्चर बना रहता है, वो हमेशा के लिए केवल और केवल सीपेज की वजह से बना रहता है। अब इसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो यहाँ पर आपको परकोलेशन दिख रहा है और यहाँ पर एक दिख रहा है आपको इन्फिल्ट्रेशन। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर ये परकोलेशन होता क्या है? तो जो परकोलेशन होता है, ये क्या होता है? ये डाउनवर्ड मूवमेंट डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन सैचुरेटेड सॉइल। किसमें? इन इन सैचुरेटेड सॉइल। जब हमारी सॉइल जो है, सॉइल के जो माइक्रोपोर हैं और सॉइल के अंदर जो मैक्रोपोर हैं, यानी कि सॉइल के अंदर जो छोटे छिद्र होते हैं, जो छोटे अवकाश होते हैं और इसके अलावा जो बड़े अवकाश होते हैं। छोटे अवकाश और बड़े अवकाश का मतलब, मिट्टी की ये देख लो, मान लो ऐसे कण हैं, ठीक? इस तरीके से मिट्टी के कण होते हैं और ढेर सारी हमारी मिट्टी पूरे खेत में होती है। तो मिट्टी के जो कण हैं, इनके बीच में थोड़ी-थोड़ी सी जगह होती है। अगर आप इसको देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि ऐसे छोटी-छोटी जगह होती है। तो अगर वो जगह बड़ी है तो उसको माइक्रोपोर कहते हैं और अगर वो छोटी है तो उसको बड़ी है तो मैक्रोपोर और छोटी है तो माइक्रोपोर उसको कहते हैं। तो अगर हमारी कोई ऐसी मिट्टी है जिसके अंदर मैक्रोपोर और माइक्रोपोर
दोनों ही पानी से भर गए हैं, यानी कि मिट्टी के अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं रह गई है। और उसके बाद जब पानी जो है वो ज़मीन के नीचे जाने लगता है, कहाँ पर? ग्राउंड वाटर में चला जाता है, ग्राउंड वाटर में चला जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? तब हम इसको बोलते हैं परकोलेशन। समझ गए? अगला क्या होता है हमारा? अगला होता है इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन में क्या होता है? डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन अनसैचुरेटेड 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 सॉइल। इन्फिल्ट्रेशन में क्या होता है? पानी जो होता है वो अनसैचुरेटेड कंडीशन में मिट्टी की ऊपरी परत से नीचे की तरफ जाती है। कैसे जाती है? इसमें क्या होता है कि मिट्टी अभी 100% संतृप्त नहीं हुई है। इसमें मिट्टी के जो छोटे वाले पोर हैं, इनके अंदर तो पानी भर गया है, लेकिन मिट्टी के जो बड़े-बड़े पोर हैं, वहाँ पर अभी भी हवा भरी भरी हुई है, वहाँ पर पानी नहीं है। और इस कंडीशन में जब पानी नीचे जाने लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन। समझ गए? तो ये 2 इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं और सीपेज तो मैंने आपको बता ही दिया, सीपेज का ये क्वेश्चन ही था। आगे लीचिंग के एक क्वेश्चन और आगे लीचिंग का क्वेश्चन है, तो लीचिंग मैं वहीं पर समझाऊँगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है। 5वां जो क्वेश्चन है, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज़ एन एक्सीलेंट डिवाइस फॉर मेजरिंग स्मॉल फ्लो एंड इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ए 90 डिग्री वी नॉच। कह रहा है कि छोटे प्रवाह को मापने के लिए कौन-सा उपकरण एक उत्कृष्ट उपकरण है और इसमें 90 डिग्री का वी नॉच होता है। कह रहा है कि जब पानी फ्लो होता है, ठीक? जैसे पानी किसी एक स्रोत से निकलता है, तो उसमें अगर कोई स्मॉल फ्लो है, यानी कि कोई ऐसा स्रोत है जो थोड़ा बहुत है, जैसे हमारे घर में जो हमारे खेतों में छोटे-छोटे फ्लो होते हैं, जैसे ट्यूबवेल से जो पानी निकलता है, छोटे-छोटे फ्लो को मेज़र करने के लिए हम वी नॉच का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान से समझना, मैं यहाँ छोटे फ्लो की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपने कोई बहुत बड़ा-सा डैम है, थ्री गॉर्जेस डैम जैसे चाइना का बना है या भाखड़ा नांगल डैम है, वहाँ के पानी का फ्लो वी नॉच से नहीं मेज़र करेंगे। स्मॉल फ्लो को मेज़र करने के लिए एक इक्विपमेंट होता है जिसको वेयर बोलते हैं। मैंने एग्ज़ाम्पल ही आंसर ही बता दिया। तो स्मॉल फ्लो होता है, उसको मेज़र करने के लिए एक वेयर का इस्तेमाल करते हैं और ये जो वेयर होता है, वो कई तरीके का होता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 90 डिग्री का जो वी नॉच होता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम जो होता है, वो क्या होता है? उसका नाम होता है वेयर। अब इसको ध्यान से समझते हैं, आखिर ये दिखता कैसे? ये जो वेयर होता है, इस तरीके से दिखता है। आप लोगों ने देखा होगा जो आपके गाँव में जो पंपी सेट जब चलता है, तो जहाँ से पानी गिर रहा होता है मोटर से, वहाँ पर एक बड़ी-सी टंकी होती है। उस टंकी में छोटे बच्चे और हम लोग नहाया करते थे। और क्या होता है कि जब उस टंकी में पानी पूरा फ्लो भर जाता है, तो पानी ऐसे करके आगे को गिरता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इस तरीके से एक यहाँ पर कट लगा होता है और ये पानी भरा हुआ, तो ये पानी फिर आगे ऐसे गिरेगा और फिर नाली होती है, इरिगेशन चैनल होते हैं, उनके माध्यम से खेतों में पानी जाता है। तो कुछ इस तरीके से होता है, तो ये जो होता है ये 90 डिग्री का होता है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको वी नॉच कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो तो ये अंग्रेजी के अक्षर वी के जैसा दिख रहा है और ये 90 डिग्री का एंगल होता है यहाँ पर, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसीलिए इसको 90 डिग्री का वी नॉच कहते हैं। अब इसका जो फ्लो निकालने का होता है, वो इसका फ्लो निकालने का एक फ़ॉर्मूला होता है। इसका जो फ्लो निकालने का फ़ॉर्मूला होता है, वो क्या होता है मैं आपको बताऊँ, Q इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू CLH⁻m। इस तरीके से एक फ़ॉर्मूला होता है। क्या होता है? Q इक्वल्स टू CLH होता है। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, यहाँ पर जो Q है, ये क्या होता है? Q जो होता है, ये रेट ऑफ डिस्चार्ज होता है। क्या होता है? रेट ऑफ डिस्चार्ज। ये किसमें मेज़र किया जाता है? घन मीटर पर सेकंड में। यानी कि 1 सेकंड में कितने घन मीटर पानी निकला है, कितने मीटर क्यूब पानी डिस्चार्ज हो रहा है, उसको हम क्यू से लिखते हैं। सी क्या होता है? सी एक तरीके का स्थिरांक होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोएफ़िशिएंट ऑफ डिस्चार्ज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कोएफ़िशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। कोएफ़िशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। एल जो होता है, एल हम किसे बोलते हैं? एल होता है लेंथ। क्या होता है? एल जो होता है, ये क्या होता है? एल होता है लेंथ और एच क्या होता है?
एच होता है हमारा हेड, ठीक। एच क्या होता है? हेड। इसको देखोगे यहां से लेके यहां तक जो है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे क्या? इसको हम बोलेंगे एच। समझ गए? यहां से जो यहां तक होता है, इसको हम क्या बोलेंगे? यहां से लेके जो यहां तक होता है, इसको हम बोलते हैं एल, ठीक। और आप लोगों ने एलबीएच पढ़ा होगा ना, एलबीएच, ट्रायंगल में एलबीएच पढ़ा होगा, तो इसको एल मानते हैं, इसको एच मानते हैं, और इसको इसको लास्ट में इसको बी फॉर बेस मानते हैं। तो एलबीएस ट्रायंगल ने पढ़ा होगा, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, हाई स्कूल इंटर में, 9th में भी पढ़ा होगा, 7th 8th में भी पढ़ा होगा। तो एच जो है ये हाइट है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ से बिल्कुल बेस से लेके क्रेस्ट जिसको कहते हैं, इस क्रेस्ट से लेके कहाँ तक, कितनी ऊंचाई तक पानी बह रहा है, यहाँ तक पानी आके तब नीचे गिरता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको एच में लेंगे, इसको एल में लेते हैं। सी जो होता है एक तरीके का कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है, जो कि अलग अलग नॉच में अलग अलग होता है, जो अलग अलग हम वेयर यूज करते हैं। जैसे कुछ में पोर्सल फ्लूम वेयर होता है, किसी किसी में वी नॉच होता है, तो इसका जो आकार बना हुआ है, इसके आकार के हिसाब से अलग अलग तरीके के वेयर होते हैं, तो वो एक कोफिशिएंट होता है जो कि एग्जैक्ट वैल्यू होता है। और जो एम होता है, एम भी एक तरीके का क्या होता है? एम जो होता है ये भी एक तरीके का एक्सपोनेंट होता है। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का क्या मतलब होता है? ये भी इसके आकार पर ही डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है, ये कुछ चीजों पे मेजर करता है, डिपेंड करता है। जैसे कि जो वेयर है, इसकी बनावट कैसी है, पानी कैसा है, और जब ये बहेगा तो कुछ अगल-बगल की जो दीवालें होती हैं, यानी कि अगल-बगल की जो चीजें होती हैं, जैसे यहाँ पर अगर थोड़ा-सा एक खुरदुरी सतह है, तो अगर सतह खुरदुरी होगी तो पानी के ऊपर वो घर्षण लगाएगी। तो जब घर्षण जितना ज़्यादा होता है, पानी का फ्लो उतना ही कम होता है। तो इसी वजह से यहाँ पर घर्षण और इसके आकार-वाकार को देखा जाता है। और यम होता है एक्सपोनेंट, ये भी क्या करता है? एक तरीके का ये आकार जो है, यानी कि जो ये वी नॉच है, ये त्रिभुजाकार है, जैसे यहाँ पर आपको त्रिभुजाकार दिख रहा है। कहीं-कहीं पर आयताकार वियर होता है, आयताकार वियर इस तरीके का होता है। कहीं-कहीं पर दोनों का मिक्सचर होता है। दोनों का मिक्सचर कैसे होता है? दोनों का जब मिक्सचर होगा तो इस तरीके का होता है, ठीक? तो यहाँ पर पानी ऐसे बहेगा, तो इसमें दोनों फॉर्मूले लगते हैं। तो वो कौन से आकार का है, ये एम पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये चीज़ जो होती है एक स्थिरांक होती है, एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है, और ये जो होती है ये भी एग्जैक्ट वैल्यू होती है। ये हर तरीके के नॉच में अलग-अलग होती है। तो हमको केवल 2 चीज़ निकालनी होती है, एक एल और एक एच। एल निकालते हैं कि कितनी गहराई तक, यानी कि कितना गहरा पानी जा रहा है, और एच एल क्या होता है, ये कितनी एंगल में, जो मतलब इसकी जो लेंथ है वो कितनी है। यही 2 चीज़ निकाल लेते हैं, और इन्हीं दोनों चीज़ों को हम कोएफ़िशिएंट और इस पूरे फ़ॉर्मूले पर रख देते हैं, और रखने के बाद हम निकाल लेते हैं कि 1 सेकंड में कितने घन मीटर क्यूब पानी किसी स्रोत से निकल रहा है, या यहाँ से निकल रहा है। समझ गए यहाँ तक बात? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, वो है लीचिंग को लेकर। अब ये जो लीचिंग को लेकर है, इसमें लीचिंग को लेकर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लीचिंग इज़ डिफाइंड एज द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ व्हिच सब्सटेंस अलोंग विथ वाटर। लीचिंग जो होता है, इसमें भी पानी नीचे ही जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को परकोलेशन और इल्फिल्ट्रेशन बताया था कि उसमें पानी नीचे जाता है, लीचिंग में भी पानी नीचे जाता है, लेकिन इसमें पानी नीचे जाने के साथ-साथ कुछ और भी चीज़ें होती हैं। उन्हीं चीज़ों को पूछ रहा है कि जब पानी का डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, तो उसके साथ, पानी के साथ कुछ और भी सब्सटेंसेस नीचे जाते हैं, उन्हीं को हम लीचिंग कहते हैं। तो उस सब्सटेंस का नाम क्या है? तो उस सब्सटेंस का जो नाम है वो क्या है? वो है न्यूट्रिएंट एंड साल्ट। ध्यान से समझना, जो पौधे होते हैं, वो कोई भी न्यूट्रिएंट तब एब्ज़ॉर्ब कर पाते हैं जब पौधे के अंदर जो न्यूट्रिएंट है, वो वाटर सॉल्युबल फॉर्म में हो जाए, ठीक? यानी कि जो हमारा खेत है, खेत में जितने भी न्यूट्रिएंट हैं, जब तक ये सॉल्युबल फॉर्म में उपस्थित नहीं हो जाएँगे, पानी में घुलनशील अवस्था में उपस्थित नहीं हो जाएँगे, तब तक वो न्यूट्रिएंट पौधे अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाएँगे। और इसके अलावा जो नमक होता है, ये भी पानी के अंदर डिज़ॉल्व हो जाता है आराम से। समझ गए? पानी जो नमक होता है, पानी में आराम से घुल जाता है। तो कह रहा है कि जैसे लीचिंग होता है जब, तो खेत के अंदर पानी भरा हुआ है। अगर पानी पानी जो है फ़ील्ड कैपेसिटी से ऊपर है, या सैचुरेशन पॉइंट से ऊपर है, टोटल जो मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल की, अगर उससे ज़्यादा पानी है, तो या तो पानी रन ऑफ के द्वारा बह जाएगा, या तो परकोलेशन होगा, या तो फिर इन्फिल्ट्रेशन होगा।
इसके साथ-साथ जो न्यूट्रिएंट हैं वो पानी में अगर घुल गए और नमक जो है ये पानी में घुल गया, तो वो भी नीचे जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लीचिंग। समझ गए? लीचिंग क्या होता है? लीचिंग होता है डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड साल्ट विद द हेल्प ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट ज़ोन ऑफ द क्रॉप। क्या कह रहे हैं? कि जब कोई भी न्यूट्रिएंट या फिर कोई लवण पानी में घुलने के बाद जमीन के नीचे चला जाता है, सॉइल के रूट ज़ोन, क्रॉप का जो रूट ज़ोन होता है, फसल का जो जड़ की प्रणाली होती है, रूट का जो ज़ोन होता है, वहाँ से जब नीचे चला जाता है पानी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीचिंग बोलते हैं। ये हमारा ज़मीन है, ये एक पौधा लगा हुआ है और ये जड़ है। यहाँ पर ढेर सारे यहाँ पर न्यूट्रिएंट हैं ऐसे, और इसी तरीके से यहाँ पर ढेर सारे ऐसे क्या हैं? ढेर सारे नमक के इसमें कण हैं, ढेर सारा सॉल्ट भी है। जब पानी यहाँ पर जाएगा और पानी नीचे को फ्लो करेगा, जब ज़्यादा पानी होगा तो नीचे जाएगा, नीचे ग्राउंड वाटर में जाएगा। तो अपने साथ जब इनको ये फँसा के लेके चला जाता है, किसको-किसको अपने साथ घोल के ले जाता है? साल्ट को, न्यूट्रिएंट को, तो उसको हम लीचिंग बोलते हैं। अगला है टेंसियोमीटर। टेंसियोमीटर या इसी को कभी-कभी कहा जाता है इरोमीटर। तो टेंसियोमीटर ज़्यादातर आपको याद रखना है, इरोमीटर बहुत कम पूछा जाता है। तो टेंसियोमीटर जो होता है, वो सेंसिटिव होता है अ, मेजरिंग सॉइल मॉइस्चर टेंशन। टेंसियोमीटर में टेंशन है 10 और यहाँ पर भी 10 है, तो टेंसियोमीटर जो होता है, ये सॉइल मॉइस्चर टेंशन मेजर करता है। जैसे मैंने पीएफ वैल्यू बताई थी, एटीएम और बार बताया था। तो उसी चीज़ को ये मेज़र करने का काम करता है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये यूनिट जो है ये बार में दिया गया है। तो पीएफ, एटीएम और बार ये तीनों टेंशन ही मेज़र करते हैं। टेंशन या फिर प्रेशर कह सकते हो। यही ये मेज़र करते हैं। तो कह रहा है कि टेंसियोमीटर जो होता है वो कहाँ तक सेंसिटिव होता है? कब तक टेंसियोमीटर काम करेगा? 0.33 बार तक या 0.85 तक या 15 तक या 31 तक? तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा कि हमारा जो टेंसियोमीटर होता है, वो 0.85 बार तक ही मेज़र करता है। अगर इससे ज़्यादा टेंशन हो गया, मान लेते हैं 1 बार का टेंशन हो गया, तो 1 बार का जो टेंशन होता है, उसको फिर ये मेज़र नहीं कर पाएगा टेंसियोमीटर। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या हमारा जो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। कह रहा है कि व्हिच मेथड ऑफ सबसरफेस ड्रेनेज इज स्पेसिफिकली सुटेबल फॉर क्ले सॉइल। कह रहा है कि इनमें से कौन सा सबसरफेस मेथड ऑफ ड्रेनेज क्ले सॉइल के लिए सबसे अच्छा होता है। तो क्ले सॉइल में ना तो हम टेल ड्रेनेज यूज कर सकते हैं, ना हम वर्टिकल ड्रेनेज यूज कर सकते हैं, और ना हम ब्रॉड बेड फैरो मेथड यूज करेंगे। हम कौन सा यूज करेंगे? हम इसमें यूज करेंगे मूल ड्रेनेज को यूज करते हैं। तो जो क्ले सॉइल होती है इसमें कौन सा ड्रेनेज सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है? जो हमारी क्ले सॉइल होती है, इसके अंदर जल निकासी के लिए मूल ड्रेनेज का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये मूल ड्रेनेज क्या होता है मैं आपको इसको बताता हूँ, ध्यान से समझना। जो क्ले सॉइल होती है, ये क्ले सॉइल जो होती है इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ये बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि ज़्यादा पानी इसके अंदर इकट्ठा रह सकता है। तो बहुत ढेर सारी ऐसी क्रॉप होती हैं, जो क्ले सॉइल की जो फ़ील्ड कैपेसिटी होती है, अगर उस पर भी पानी उपस्थित होता है, तब भी जो फसलें होती हैं, उनको ज़्यादा पानी मिलता है और फसलें हमारी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो नहीं करती हैं। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, उस कंडीशन में एक मोल बनाने की मशीन आती है, ट्रैक्टर से चलाई जाती है। एक तरीके का ऐसे समझो कि एक फार वाला हर होता है, उसमें क्या किया जाता है कि बहुत गहराई में ऐसे एक पतली-सी स्लाइस जैसी काटते हैं और कुछ-कुछ इंटरवल पर काटते हैं। जैसे एक लाइन यहाँ पर चलाया गया, एक लाइन यहाँ पर चलाया गया। अब ये जो होता है, ये आपको ऊपर से तो दिख रहा है कि एक छोटा-सा है, ऐसा लग रहा है जैसे चक्कू से कोई बड़ा-सा चक्कू हो, खेत को केक जैसा काट रहा है। इसमें जो होता है, इस तरीके से ऐसे इतनी गहराई तक ऐसे काट दिया जाता है और नीचे यहाँ पर आप देखोगे तो एकदम जो नीचे यहाँ पर होता है, एक तरीके का यहाँ पर एक ड्रेनेज चैनल बना दिया जाता है, थोड़ा-सा मोटा होता है। अब जब हमने इसको काट दिया तो इससे डबल फ़ायदा होगा। एक तो जो खेत के ऊपर का पानी है, ये बहेगा और बह के इसके अंदर आ जाएगा। इसके अंदर आएगा और तुरंत नीचे चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से खेत के बाहर निकल जाएगा। इसके अलावा जितने भी कैपिलरी पोर्स होते हैं, एक कैपिलरी बन जाती है और ये जो कैपिलरी पोर्स होते हैं, यहाँ से पानी धीरे-धीरे रिस के यहाँ आएगा और यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से फिर खेत के बाहर चला जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मोल ड्रेनेज। अब आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर जी जब इतना पतला-सा काटा जाता है, तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि ये थोड़ा-सा ऐसे बंद हो जाए? तो बेटा ये बंद इस वजह से नहीं होता है क्योंकि जो मिट्टी है वो क्ले सॉइल है। क्ले सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं,
वो आपस में बहुत अच्छी तरीके से जुड़े रहते हैं। इसीलिए क्ले मिट्टी से ही हम पॉट बनाते हैं, क्ले मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। क्योंकि इनमें पानी भी बहुत आसानी से चिपका रहता है, बहुत ज़्यादा टेंशन के साथ। और इसके अलावा जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं, इन क्ले पार्टिकल्स की एक खासियत और होती है कि ये जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं, ये आपस में भी बहुत तेज़ी से जुड़े रहते हैं। तो इसी वजह से अगर हमने यहाँ पर एक लाइन बना दी, अगर हमने यहाँ पर एक ऐसे लाइन बना दी, तो ये लाइन काफ़ी टाइम तक रहती है। अब ऐसा नहीं कि हमने एक बार बना दिया तो फिर वो 1-2 साल तक रहेगा। मतलब अगर हमने एक बार बना दिया तो 1 सीज़न हमारा काम चल जाएगा, पानी निकलने वाला काम तब तक चल जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मोल ड्रेनेज। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा 9वां क्वेश्चन क्या है? एट फील्ड कैपेसिटी, जिसको एफसी बोलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द स्टेटस ऑफ सॉइल पोर्स। कह रहा है कि फील्ड कैपेसिटी में कौन-सी चीज़ें होती हैं? यहाँ पर बता रहा है कि मिट्टी में जब फील्ड कैपेसिटी पे कोई पानी भरा होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? देखते हैं। जो फील्ड कैपेसिटी होता है, उसमें जितने भी पोर्स होते हैं, वो हवा से भरे होते हैं, ये तो है ही नहीं। ऑल पोर्स आर फिल्ड विथ वाटर, ये भी नहीं है, ये तो वाटर लॉगिंग कंडीशन में होता है, या सैचुरेटेड जब सॉइल होती है, 100% सैचुरेटेड सॉइल होती है। इसमें माइक्रोपोर जो होता है, वो हवा से भरा होता है, ये भी बात बिल्कुल गलत है। तो फिर बात सही कौन-सी है? बात जो हमारी सही है, वो ऑप्शन नंबर बी सही है। कह रहा है कि जो लार्ज पोर होता है, वो फिल्ड विथ एयर होता है, और जो माइक्रो पोर होता है, वो कैसे भरा होता है? वो माइक्रो पोर जो होता है, वो वाटर से भरा होता है। यानी कि जो छोटे-छोटे छिद्र होते हैं, उसके अंदर पानी भरा रहता है, और जो बड़े-बड़े छिद्र होते हैं, उनके अंदर हवा भरी रहती है। तो इस तरीके की कंडीशन कब होती है? जब हमारे खेत के अंदर पानी फील्ड कैपेसिटी पर होता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा 10वां क्वेश्चन क्या है। 10वां क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ पीई, जिसको पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, गिवन बाय सिलेन मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझना कि पावर ऑफ ई है, जिसको पीई बोलते हैं। इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो पीई जो होता है, एक तरीके का ये नेगेटिव लॉगरिथमिक वैल्यू होता है इलेक्ट्रॉन की एक्टिविटी का। जैसे पीएच होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, इसी तरीके से ये पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन आयन होता है। तो इलेक्ट्रॉन आयन जो होता है वो किस में काम लगता है? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन एक से दूसरी जगह पर जाते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन को मेजर करने के लिए कि कोई भी हमारा जो सब्सटेंस है, उसके अंदर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, उसकी इंटेंसिटी कितनी तेज है, यानी कि ऑक्सीकरण या फिर उसके अंदर अपचयन जो हो रहा है, वो कितनी तेजी से हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको पीई से मेजर किया जाता है। समझ गए? तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। व्हिच ड्रेनेज सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय 50 सेंटीमीटर रेज्ड बेड इज वाइडली यूज्ड फॉर ग्राउंड नट कल्टीवेशन। कह रहा है कि इसमें से कौन सा ड्रेनेज सिस्टम जो होता है, वो 15 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेड होता है, और ज्यादातर इसको ग्राउंड नट में यूज किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ब्रॉड बेड एंड फैरो सिस्टम ऑफ इरिगेशन। तो ये ब्रॉड बेड और फैरो सिस्टम ऑफ इरिगेशन जो होता है, ये एक तरीके का सिस्टम ऑफ सोइंग है, एक तरीके का सिस्टम ऑफ इरिगेशन भी है, और एक तरीके का सिस्टम ऑफ ड्रेनेज भी होता है। ये तीनों तरीके होते हैं। कैसे होता है? इसमें सभी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, इसीलिए इसको इरिगेशन भी बोल देते हैं, ब्रॉड बेड एंड फेरो मेथड ऑफ इरिगेशन। इसको ब्रॉड बेड एंड फेरो मेथड ऑफ ड्रेनेज भी बोल देते हैं, और इसको ब्रॉड बेड एंड फेरो मेथड ऑफ सोइंग भी बोल देते हैं। ये गेहूं में भी किया जाता है, और इसके अलावा ये ग्राउंड नट में भी किया जाता है। अब इसको हम समझते हैं कि आखिर ये ब्रॉड बेड एंड फेरो सिस्टम होता कैसे। थोड़ा सा पेशेंस के साथ सुनिएगा, तभी समझ में आएगा। ये क्या है? ये हमारी एक मिट्टी है, मिट्टी की एक ऊपरी सतह है। हमने क्या किया? इसमें हमने नक्काशी करी। कैसे नक्काशी करी? जैसे मैं बता रहा हूँ। कुछ इस तरीके से हमने क्या कर दी? कुछ इस तरीके से हमने नक्काशी कर दी अपनी मिट्टी की। समझ गए? अब ये जो नक्काशी हमने करी है, इस नक्काशी को आपको हम समझाते हैं। कह रहा है कि जो रेज़्ड बेड होता है, ये जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ से देखो, ध्यान से समझना। ये जो हमारी मिट्टी है, इस मिट्टी को हमने क्या किया? ये रेड वाली जो हमने बनाया है, ये क्या है? ये मिट्टी की सतह है। हमने क्या किया? यहाँ से मिट्टी को खोदा, और यहाँ से खोद के इस मिट्टी को यहाँ गहरा कर दिया, और इस मिट्टी को यहाँ पर फैला दिया। इस तरीके से यहाँ पर ऐसे फैला दिया।
इस मिट्टी को खोदा, यहाँ पर डाल दिया, इस मिट्टी को खोदा और यहाँ पर डाल दिया। तो कुल मिला के इस तरीके से हमने इस मिट्टी को फैला दिया, समझ गए? अब जब हमने मिट्टी को फैलाया तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर गड्ढा हो गया और यहाँ पर ऊंचा हो गया। ये जो ऊंचा हुआ इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेड। और ये बेड कितना ऊंचा है, ये 15 सेंटीमीटर है। कहाँ से 15 सेंटीमीटर, ये जो मिट्टी की पहले सतह हुआ करती थी इससे लगभग 15 सेंटीमीटर ये ऊंचा हो गया। अब इस नाली की गहराई कितनी हो गई, इस नाली की जो गहराई होगी ये भी हमारी कितनी हो गई, ये भी गहराई जो हो गई ये भी 15 सेंटीमीटर की हो गई। 15 सेंटीमीटर हम ऊपर किए तो 15 सेंटीमीटर ये नाली जो है, जो फैरो है, ये गहरा हो गया। इसके अलावा इसकी चौड़ाई कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो चौड़ाई हमने रखी वो 45 सेंटीमीटर रखी। और यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो चौड़ाई है, ये कई-कई जगह पर आपको 90 दिखेगा और कई-कई जगह पर ये 150 और 200 तक होता है। ठीक, किसी-किसी बुक में आपको 105 दिखेगा, किसी-किसी बुक में 90 से 150 दिखेगा, कहीं पर 120 से लेके ढाई 150 दिखेगा। तो जो आपके समझ में आए वो आप मान लो, मैंने सब बता दिया। वैसे कभी भी एग्ज़ाम में इतनी वैल्यू इसको पूछी नहीं जाती, ज़्यादातर पूछी जाती है कि फेरो की गहराई कितनी होती है, फेरो की चौड़ाई कितनी होती है। ये जो बना हुआ है, जैसे इसको बेड बोलते हैं, यहाँ से लेके और यहाँ तक जो मामला है इसको बेड बोलते हैं। ये वाला जो मामला जो गहरा हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फेरो बोलते हैं। तो पूछा जाता है कि फेरो की चौड़ाई कितनी होती है, तो फेरो की चौड़ाई 45 सेंटीमीटर, गहराई 15 सेंटीमीटर, बेड की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और इसकी बेड की जो चौड़ाई होती है कहीं-कहीं पर 90 होती है, 60 होती है, 200 होती है, 250 होती है, 150 भी होती है, 105 भी होती है। ये मिट्टी टू मिट्टी डिपेंड करता है और कितना पानी बरस रहा है। अगर ज़्यादा पानी बरस रहा है, ज़्यादा ड्रेनेज की व्यवस्था करानी है, तो हम इसको छोटा करते जाएँगे। अगर कम पानी बरस रहा है, कम ड्रेनेज की व्यवस्था करनी है, तो इसको हम बढ़ाते जाएँगे। समझ गए? तो जब हम बढ़ाएँगे तो नालियाँ कम हो जाएँगी, नालियाँ कम हो जाएँगी तो पानी कम निकलेगा और जब घटाएँगे तो नालियाँ ढेर सारी हो जाएँगी। अरे यार ध्यान से समझो, जैसे ये मान लो ये 100 सेंटीमीटर का है। ये सभी के सभी जो हैं ये सब सेंटीमीटर में ही, इसको आप ज़रूर ध्यान रखना। तो ये सभी सेंटीमीटर में ही है। अब क्या है, जैसे मान लो ये 100 सेंटीमीटर मान लेते हैं इतना, अगर हमने 100 सेंटीमीटर का अब 50 सेंटीमीटर कर दिया तो बीच में एक नाली और बन गई छोटी-सी ना। तो जितना ज़्यादा हमको पानी निकालना होगा उतनी ज़्यादा हम नालियाँ बनाएँगे तो हमारा बेड उतना ही छोटा होता चला जाएगा। अब समझो ध्यान से, ये चीज़ करी क्यों जाती है? कई बार ऐसा होता है कि खेत में बरसात हुई, पानी भर गया, जो ग्राउंड नट होता है ये वाटर लॉगिंग कंडीशन को सह नहीं सकता। मूँगफली की जो फसल होती है, अगर इसमें वाटर लॉगिंग कंडीशन हो गई और हमने खेत से पानी नहीं निकाला तो हमारी मूँगफली खराब हो जाएगी। तो क्या करते हैं, यहाँ पर हमने मूँगफली लगा दिया। जब बरसात होगा, ज़्यादा पानी आएगा तो क्या होगा, ये बह के पानी इसके नाली के अंदर आ जाएगा और इस नाली से खेत से बाहर निकल जाएगा। इसके अलावा जब हमको सिंचाई करनी होती है तो हम इस नाली में पानी डालते हैं। तो नाली से जब पानी ओवरफ्लो होता है तो इधर भर जाएगा और इधर से निकलेगा इधर भर जाएगा। इस तरीके से हमारा पूरा बेड जो होता है वो भर जाता है। तो ये ड्रेनेज का भी काम करेगा, इरिगेशन चैनल का भी काम करेगा। और जब इस तरीके से हम गेहूँ की बुआई करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेज़्ड बेड फैरो मेथड ऑफ सोइंग बोलते हैं। तो ये तीनों तरीका इसी तरीके का होता है, इसी में हम सोइंग भी कर लेते हैं, इसी में इरिगेशन भी कर लेते हैं, इसी में ड्रेनेज भी कर लेते हैं। तो रेज़्ड बेड एंड फैरो होता है। रेज़्ड बेड इसको कैसे कहते हैं? रेज़्ड बेड कहते हैं, इसके अलावा ब्रॉड बेड भी कहते हैं। रेज़्ड बेड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो बेड है वो थोड़ा-सा ऊँचाई पर है, 15 सेंटीमीटर राइज़ हो गया है, तो इसलिए इसको रेज़्ड बेड बोलते हैं। और इसके अलावा इसको ब्रॉड बेड भी बोलते हैं क्योंकि इसकी चौड़ाई बड़ी-सी है, ब्रॉड मतलब बड़ा, तो बड़ा है, तो इसलिए इसको बड़ा बेड बोलते हैं। तो ब्रॉड बेड या फिर रेज़्ड बेड बोलते हैं और फैरो तो होता ही है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये फैरो होता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम एक तरीका का इरिगेशन चैनल भी बोलते हैं, ड्रेनेज भी बोलते हैं और क्या होता है, एक तरीके का हमारा स्विंग सिस्टम भी ये होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो 12वाँ क्वेश्चन है, ये 12वाँ क्वेश्चन क्या बता रहा है? 12वाँ क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज़ द टेंशन ऑफ सॉइल वाटर एट द सैचुरेशन कैपेसिटी? जब सैचुरेशन कैपेसिटी होता है, सैचुरेशन कैपेसिटी कब होता है? जब हमारी मिट्टी के अंदर जो माइक्रोपोर हैं और इसके अलावा जो मैक्रोपोर्स हैं, माइक्रो और मैक्रो, जब ये दोनों फिल्ड विथ वाटर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? फिल्ड विथ वाटर हो जाते हैं, यानी कि पानी से बिल्कुल भर जाते हैं। खेत मिट्टी के अंदर हमारी पानी ही पानी होता है, हवा होती नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सैचुरेशन कैपेसिटी बोलते हैं। ये जो सैचुरेशन कैपेसिटी होती है, ये एक लिमिट होती है, मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। क्या कहते हैं इसको? सैचुरेशन कैपेसिटी जो होती है, ये होती है मैक्सिमम वाटर होल्डिंग
कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन कैपेसिटी। कह रहा है कि जब खेत के अंदर पानी सैचुरेशन कैपेसिटी पे पहुंच जाता है, तो उस समय पर पानी और मिट्टी के जो कण होते हैं, इनके बीच में जो टेंशन है, यानी कि इनके बीच में जो बल लग रहा है, कितने टेंशन का लग रहा होता है, यानी कि इनके अंदर कितना टेंशन का तनाव होता है। तो ये इसके अंदर जो तनाव होता है, अगर हम इसकी बात करें, तो हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए? क्यों? क्योंकि पानी बिल्कुल भर चुका है। अब हमारा खेत कह रहा है भैया रुको चाहे ना रुको, हमको जितना पानी पीना था अब हमने पी लिया, अब हम बिल्कुल जबरदस्ती नहीं करेंगे, तुमको रोकेंगे नहीं। तो 0 बार का प्रेशर लग रहा होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12वां क्वेश्चन क्या है। 12वां क्वेश्चन है अल्टीमेट बिल्टिंग पॉइंट। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट बताया था। उसमें बताया कि तो जब परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट होता है, उसमें अगर पानी मिल जाता है पौधे को, तो पौधा हमारा फिर से हरा-भरा हो जाता है। लेकिन जब अल्टीमेट बिल्टिंग पॉइंट आता है, तो इसके बाद जो पौधा होता है वो मर जाता है। फिर पौधे को कोई रोक नहीं सकता। अगर अल्टीमेट बिल्टिंग पॉइंट तक पहुँच गया, तो पौधा हमारा फिर मर ही जाएगा, फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर पानी दे दो या पानी में डुबा दो, वो बचेगा नहीं, वो मर जाएगा। कह रहा है कि अल्टीमेट जो बिल्टिंग पॉइंट होता है, उस समय पर सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर होता है, सॉइल मॉइस्चर टेंशन वो कितना होता है? तो जब हम इसकी बात करेंगे अल्टीमेट बिल्टिंग पॉइंट की, तो अल्टीमेट जो बिल्टिंग पॉइंट होता है, इसमें जो सॉइल मॉइस्चर टेंशन होता है वो कितना होता है? 60 बार होता है। चाहे 60 बार बोल लो, चाहे -60 बार बोल लो। अगर हम कहेंगे मिट्टी ने पानी को पकड़ रखा है तो 60 बार, और पानी ने मिट्टी को पकड़ रखा है तो -60 बार। दोनों में से किसी एक को माइनस कर दो, किसी एक को प्लस कर दो, तभी ये मामला होगा। तभी 0 पे पड़ा रहेगा। अगर कोई एक बढ़ गया, अगर कोई एक बढ़ गया, तो क्या होगा? कोई एक बढ़ गया, अगर पानी ने ज़्यादा प्रेशर लगा दिया तो पानी नीचे चला जाएगा, और मिट्टी ने ज़्यादा प्रेशर लगा दिया तो पानी मिट्टी के पास रुका ही रह जाएगा। समझ गए? तो ये चीज़ होती है। तो अल्टीमेट बिल्टिंग पॉइंट पे कितना होता है प्रेशर? वो होता है 60 बार का या -60 बार का। परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट में कितना होता है? परमानेंट बिल्टिंग जो पॉइंट होता है उसको मैंने वहाँ पीएफ वैल्यू में बताया था, यहाँ पर मैं बार में बताता हूँ। बार में कितना होता है? 15 होता है। 15 बार भी लिखा मिलता है, कहीं-कहीं पर 15 एटीएम भी लिखने को मिलता है, क्योंकि जो बार और एटीएम होता है लगभग-लगभग दोनों की वैल्यू एक जैसी होती है, थोड़ा-सा अंतर होता है, इसलिए लगभग-लगभग उसको इतना ही मान लेते हैं। समझ गए? तो ये 15 बार का होता है क्या? परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। आगे बात करते हैं, हमारा 14वां क्वेश्चन क्या है? 14वां क्वेश्चन है कि अवेलेबल वाटर इज डिफाइंड एज द पोर्शन ऑफ कैपिलरी वाटर। अवेलेबल वाटर इज डिफाइंड एज द पोर्शन ऑफ कैपिलरी वाटर हेल्ड बिटवीन व्हिच 2 पॉइंट। कह रहा है कि यहाँ पर 2 पॉइंट आपको दिए गए हैं। आपको बताना है कि अवेलेबल वाटर किन 2 पॉइंट के बीच में रहता है। मिट्टी के अंदर जो अवेलेबल वाटर होता है, वो किन 2 पॉइंट के बीच में रहता है? अवेलेबल वाटर, अनअवेलेबल वाटर होता है, 2 तरीके के वाटर होते हैं। या सुपर अवेलेबल वाटर भी होता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो अवेलेबल वाटर होता है, वो कितने पॉइंट पर होता है, मतलब किन 2 पॉइंट्स के बीच में होता है। तो अगर हम इसके बारे में बात करेंगे, तो हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा बिल्कुल सही होगा। फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, इन दोनों के बीच में जो पानी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको अवेलेबल वाटर बोलते हैं। ये कितने पे रहता है? 0.3 से लेकर 0.3 से लेके 15 बार तक होता है। कहीं-कहीं पर 0 पॉइंट -0.3 से लेके -15 बार लिखा होता है। तो दोनों बात सही है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कभी भी आपको एग्ज़ाम में ये दोनों वैल्यू देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि दोनों ही सही होते हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अगर दोनों लिखा है तो आपको दोनों को टिक लगाना पड़ेगा, अदरवाइज़ क्वेश्चन आपके जनरल मार्किंग में चले जाते हैं। वैसे दोनों कभी लिखा हुआ नहीं मिलता है। यहाँ तक बात समझ गए? आगे बात करते हैं किसकी? आगे बात करेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंट मेथड। ये जिप्सम ब्लॉक मेथड होता है। ये भी एक तरीके का सॉइल मॉइस्चर टेंशन निकालने का मेथड होता है। जैसे मैंने टेंसियोमीटर बताया था ना, उसी तरीके से जिप्सम ब्लॉक मेथड होता है। इससे भी सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर होता है, सॉइल मॉइस्चर टेंशन, इसको मेजर किया जाता है कि मिट्टी के अंदर कितना मॉइस्चर होता है। तो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंट मेथड होता है, उसमें जिप्सम ब्लॉक का यूज़ किया जाता है। ये कौन-सी तरीके की मिट्टी में हम यूज़ करते हैं? तो इसको जो हम यूज़ करते हैं, वो किसमें करते हैं? ड्राई सॉइल में यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंट मेथड होता है, ये 0 प्रेशर से लेके 15 बार तक के प्रेशर को मेजर कर सकता है, जबकि हमारा टेंसियोमीटर 0.83 तक ही मेजर कर पा रहा था, बहुत कम कर रहा था। और ये
0 से लेके 18 तक जा रहा है, ये केवल 0.83 तक मेजर कर रहा था, इसके नीचे रहेगा तो ही मेजर कर पाएगा, ऊपर गया तो नाश कर देगा, फिर वो मेजर नहीं कर पाएगा। तो जिप्सम ब्लॉक की रेंज ज़्यादा होती है, लेकिन ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है? ये हम यूज़ करते हैं ड्राई सॉइल में। ड्राई सॉइल कहने का मतलब, अरे सोचो यार, जब 15 बार का प्रेशर लग रहा है, यानी कि मिट्टी कहाँ, मॉइस्चर कहाँ तक पहुँच जा रहा है? परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट तक पहुँच जा रहा है, तब भी जिप्सम ब्लॉक काम कर रहा है। तो इसको हम किस में यूज़ करते हैं? इसको हम यूज़ करते हैं ड्राई सॉइल में। लेकिन अगर कोई पूछे कि ये सूटेबल कहाँ नहीं होता है, तो जो जिप्सम ब्लॉक वाला मेथड होता है, ये नॉट सूटेबल इन सैलाइन सॉइल, नॉट सूटेबल, नॉट सूटेबल इन सैलाइन सॉइल। सैलाइन सॉइल में क्यों नहीं होती? सैलाइन का मतलब होता है लवण। लवण जो होता है ये पानी में घुल जाता है। किसमें घुल जाता है? पानी में घुल जाता है। और आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पर, आप लोगों ने कई बार एक एक स्क्रॉल करते हुए देखा होगा, एक अंशु सर है, वो पढ़ाते समय बोलते हैं कि अगर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था कि जो नमक होता है, अगर उसको पानी में घोल देते हैं तो बल्ब तेज जलने लगता है। आप लोगों ने देखा होगा ना उसको। सीधा-सीधा आप ऐसा समझो कि जब पानी में नमक घोल देंगे तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंट जो होता है वो कम हो जाता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो सीधा-सीधा करंट ज़्यादा फ्लो होगा। तो अगर पानी के अंदर लवण घुला हुआ है, मिट्टी सैलाइन है तो पानी के अंदर लवण घुल ही जाएगा, मॉइस्चर के अंदर तो लवण घुला रहेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अच्छी सी रीडिंग दे नहीं पाता है जिप्सम ब्लॉक। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्टिकल ड्रेनेज। इसमें क्या होता है? डिगिंग ऑफ वेल्स इन अ कॉमन प्रैक्टिस इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। वर्टिकल ड्रेनेज, इसमें क्या किया जाता है? जैसे हमारी मिट्टी है, इसमें ऐसे छोटे-छोटे हम ड्रेनेज बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ये हमारी मिट्टी है, मिट्टी की ऊपरी परत है। यहाँ पर हमने ऐसे-ऐसे तरीके से यहाँ पर ऐसे ड्रेनेज बनाए और इस ड्रेनेज पे हमने क्या भर दिया? क्रॉप के अवशेष भर दिए। क्रॉप के क्रॉप के स्टबल भर दिए। ठीक? जो स्टबल बर्निंग होती है ना, धान के पुआल, उस तरीके की चीज़ों को इसमें हमने भर दिया। जब ज़्यादा बरसात होगी तो क्या होगा? पानी बहेगा, पानी बह के यहाँ आएगा और इससे फिर क्या हो जाएगा? नीचे चला जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल ड्रेनेज बोलते हैं। तो ये वर्टिकल ड्रेनेज जो यूज़ किया जाता है, वो कहाँ पर किया जाता है? ये कॉफ़ी के जो गार्डन्स होते हैं, वहाँ पर वर्टिकल ड्रेनेज यूज़ किया जाता है। बाकी वर्टिकल ड्रेनेज के बारे में बहुत डिटेल में मैंने अपने अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स में पढ़ा रखा है। तो अगर आप खरीदना चाहते हो, अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो, तो इस मोबाइल नंबर पर आप फ़ोन करके मात्र ₹1000 में आप इसको खरीद के अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। वहाँ पर हर सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ाया गया है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 17वाँ क्वेश्चन क्या है। 17वाँ जो क्वेश्चन है वो हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन-कौन से स्टेटमेंट सही हैं। देखेंगे, एक-एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सबसे पहले बात करेंगे हम टेंसियोमीटर की। कह रहा है कि टेंसियोमीटर जो होता है, वो ऑपरेट करता है ऑन द प्रिंसिपल्स दैट कैपिलरी टेंशन इंक्रीजेस एज़ मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज़। जैसे-जैसे मॉइस्चर घटता जाएगा, वैसे-वैसे टेंशन जो होती है वो बढ़ती जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। आप समझो कि अगर मिट्टी जो है, मिट्टी के अंदर कम पानी है, तो क्या करेगी? मिट्टी पानी को अपने पास जकड़े रहेगी, भैया छोड़ के नहीं जाओ हमको, छोड़ के नहीं जाओ हमको। तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से उसको पकड़े रहेगी अपने पास, अटैच किए रहेगी। तो इस वजह से जैसे-जैसे मॉइस्चर घटता जाता है, वैसे-वैसे जो सॉइल मॉइस्चर टेंशन है वो बढ़ता जाता है। तो जैसे-जैसे सॉइल मॉइस्चर टेंशन बढ़ता जाएगा, वैसे टेंसियोमीटर में रीडिंग बढ़ती जाती है। तो ये बात हमारी बिल्कुल सही हो जाएगी। समझ गए? आगे बात करते हैं, अगला क्या है? जिप्सम ब्लॉक जो होता है, जिप्सम ब्लॉक आर हाइली सेंसिटिव टू स्मॉल मॉइस्चर चेंजेस नियर फील्ड कैपेसिटी। कह रहा है कि जो फील्ड कैपेसिटी की बात आती है, तो फील्ड कैपेसिटी में जो जिप्सम ब्लॉक होता है बहुत सेंसिटिव होता है। बहुत सेंसिटिव का मतलब ये है कि जिप्सम ब्लॉक फील्ड कैपेसिटी के आसपास बहुत अच्छी रीडिंग देता है। बहुत सेंसिटिव का मतलब क्या है? थोड़ा-सा बदलाव होगा तो वो ज़्यादा दिखाएगा। जैसे बहुत लोग होते नहीं, बहुत चिल्लाते हैं। एक थप्पड़ मम्मी ने मार दिया तो बहुत तेज़ चिल्लाएँगे, तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर कह रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्यों? चूँकि जो जिप्सम ब्लॉक होता है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पे काम करता है और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंट जो होता है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होता है कि मॉइस्चर थोड़ा-सा घटेगा तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा अंतर हो गया, ऐसा नहीं होता है, इसीलिए ये काम नहीं करेगा। अगला है टेंसियोमीटर आर कंसीडर्ड द बेस्ट टूल फॉर शेड्यूलिंग इरिगेशन इन क्ले सॉइल। क्ले सॉइल में तो टेंसियोमीटर काम ही नहीं करता है, ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट था ये भी गलत हो गया और तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। फिर अल्टीमेटली सही कौन सा गया? पहला स्टेटमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 सही हो जाएगा हमारा।
आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 18वां क्वेश्चन क्या है। 18वां जो क्वेश्चन है वो है हमारा असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन। अभिकथन दिया गया है और इसके अलावा यहाँ पर आपको कारण दिया गया है। पढ़ते हैं। जो फील्ड कैपेसिटी होता है, फील्ड कैपेसिटी पर मिट्टी में जो अधिकांश कृषि फसलें होती हैं उनके लिए हवा और पानी इष्टतम संतुलन प्रदान करती है फील्ड कैपेसिटी पे। क्योंकि जो माइक्रोपोर होता है वहां पर पानी भरा होता है और मैक्रोपोर जो होता है वहां पर क्या भरा होता है, हवा भरी होती है। इसीलिए ये हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप के लिए अच्छा होता है। At the at this point, the macropore filled with air and micropore filled with water for plant uptake। ये बात भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पर फील्ड कैपेसिटी के बारे में एक्सप्लेन भी किया जा रहा है इस पॉइंट से। यहाँ पर फील्ड कैपेसिटी के बारे में डिटेल में डेफिनेशन भी मान लो यहाँ पर दिया गया है एक तरीके से। तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और इसके अलावा जो रीजन है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही गजब सा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा इसको सॉल्व करने में। देखो कैसे। यहाँ पर आपको दिया गया है कंडीशन, यहाँ पर पीएफ वैल्यू दिया गया है और यहाँ पर टेंशन दिया गया है। चाहे एटीएम में बात कर लो चाहे बार में, लगभग लगभग बराबर होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। समझ गए? एग्जैक्टली बराबर नहीं होते हैं, लगभग लगभग बराबर होते हैं। ये चीज आप ध्यान देना, मैंने पिछले लेक्चर्स में इसके बारे में बताया भी है, एटीएम और बार कितना कितना होता है। फील्ड कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे तो फील्ड कैपेसिटी की जो पीएफ वैल्यू होती है वो कितनी होती है? जो फील्ड कैपेसिटी होती है उसकी जो पीएफ वैल्यू होती है वो होती है 2.53। ये 2.53 जो होता है, अभी मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था, समझाया था। पीएफ पहला, शायद पहला क्वेश्चन था क्या? पहले क्वेश्चन में ही पीएफ वैल्यू थे ना, पहला दूसरा क्वेश्चन उसमें बताया था। ये हो गया। परमानेंट बिल्टिंग जो पॉइंट होता है, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट पर क्या होता है? परमानेंट जो बिल्टिंग पॉइंट होता है इसमें जो टेंशन होता है वो कितना होता है? वो 4.18 पीएफ वैल्यू पर होता है। पीएफ मान उसका 4.18 होता है। जब सैचुरेटेड सॉइल होती है तो सैचुरेटेड सॉइल पर 0 हो जाता है। ठीक, यानी कि पानी बिल्कुल भर गया है, माइक्रो मैक्रोपोर में भर गया। अब हमारा पानी रहे खेत में चाहे बह जाए। अगला है हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट। हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट सबसे ज्यादा टाइटली पानी रुका होता है। तो सबसे ज्यादा टाइट होगा तो आप सीधे सीधे समझो कि यहाँ पर होगा कितना, 4.5 होगा। अब अगर मान लो कि आपको पीएफ वैल्यू केवल पता है, टेंसियोमीटर वाला वैल्यू ये जो है यहाँ पर आपको एटीएम बार ये नहीं पता है, तो आप क्या करोगे? जो हम बता रहे हैं आप वो करोगे। यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 4.5 है। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 31 है। तो इसको कहाँ मिला दो? इसको तो यहाँ मिला दो। कुछ बुद्धि नहीं लगाना है। समझ गए? सबसे छोटी वैल्यू इसमें से कौन सी है? 0 है। इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? ये वाली है। तो हमने क्या कर दिया? इसको हमने यहाँ पर मिला दिया। अब बचे ये दोनों। अब ये दोनों बचे, अब इनमें देखो, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? ये वाला बड़ा है। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है। इसको यहाँ मिला दो। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? अब ये बचा एक ही, तो इसको यहाँ मिला दो। समझ गए? तो एग्जाम में टीचर ने कितना पढ़ाया है ये डिपेंड नहीं करता, वहां पर आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड कैसे काम कर रहा है ये भी डिपेंड करता है। आगे वाले लेक्चर्स जब आएंगे तब मैं उसको आपको इसी तरीके से सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा कि मान लो अगर आपको नहीं आ रहा है तो कैसे करोगे। यहाँ पर मुझे जैसे मान लो कुछ नहीं पता था, केवल पीएफ वैल्यू के बारे में पता था और टेंशन के बारे में नहीं पता था, तो हमने इसको ऐसे मैच करा दिया। अब देख लेते हैं। ए जो है, ए जो है वो किस पे जा रहा है? ए जा रहा है थर्ड पे और थर्ड से जा रहा है सेकंड पे। ए जा रहा है थर्ड पे, थर्ड से जा रहा है सेकंड पे, ये सही हो जाएगा। ए जा रहा है थर्ड पे, थर्ड से जा रहा है ये फोर्थ पे, ये गलत हो गया। ए सेकंड पे फिर से सेकंड पे फिर सेकंड पे, ये भी गलत हो गया। ए थर्ड से सेकंड पे जा रहा है, ये भी सही हो सकता है। ए और डी। बी देख लेते हैं। बी जो है ये फोर्थ पे जा रहा है, फोर्थ से किस पे जा रहा है? फोर्थ से फर्स्ट पे जा रहा है। बी फोर्थ फर्स्ट, ये तो पहले ही गलत हो चुका है। और ये बी फोर्थ थर्ड हो गया, तो ये गलत हो गया। अल्टीमेटली हमारा सही कौन सा गया? ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन पसंद आया तो एक बार कमेंट अच्छा सा करके लाइक कर दो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा 20वां क्वेश्चन क्या है। 20वां क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन इनफिल्ट्रेशन एंड परकोलेशन एज डिस्क्राइब्ड इन द टेक्स्ट। कह रहा है इनफिल्ट्रेशन और परकोलेशन के संबंध में कौन सी बात गलत कही जा रही है। इनफिल्ट्रेशन जो होता है वो अनसेचुरेटेड सॉइल में होता है, ये बात हमारी बिल्कुल सही है। और परकुलेशन जो होता है ये सैचुरेटेड सॉइल में होती है, ये भी बात सही है। तो अल्टीमेटली ये हो गया गलत। इनफिल्ट्रेशन जो होता है वो क्या होता है? इनफिल्ट्रेशन इज द एंट्री इनटू अपर लेयर। ठीक, एंट्री इनटू अपर लेयर, ये भी बात सही है। ऊपर से नीचे को जाता है पानी तो ऊपर लेयर में पहले घुसेगा फिर नीचे जाएगा, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है।
दूसरा क्या कह रहा है, जो परकोलेशन होता है वो डाउनवर्ड मूवमेंट थ्रू द प्रोफाइल, जो सॉइल प्रोफाइल होती है उसमें पानी डाउनवर्ड जब जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं परकोलेशन। दोनों ही बात सही है। तो दोनों बात सही है तो ये भी गलत हो गया। अगला है बोथ प्रोसेस आर डिराइव्ड बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। केवल गुरुत्वाकर्षण की वजह से ऊपर से नीचे जाते हैं, नहीं तो नीचे उनके मामा मौसा नहीं है जो वहां जाएंगे, तो इस वजह से ये भी बात गलत हो गई, केवल ग्रेविटेशन की वजह से जाते हैं। फिर बचा कौन सा, बचा हमारा डी, ये सही हो जाएगा, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है कि लीचिंग एंड परकुलेशन आर सिनोनिम्स। लीचिंग और परकुलेशन जो होते हैं वो सिनोनिम्स होते हैं जब हम बात करते हैं फिजिकल प्रोसेस की। कैसे? जो परकुलेशन होता है, परकुलेशन सैचुरेटेड कंडीशन में होता है, और जब पानी सैचुरेटेड कंडीशन में जब नीचे जाता है तो कैसे जाता है? जब सैचुरेटेड कंडीशन में पानी जाएगा तो सैचुरेटेड कंडीशन में कब जाएगा? पानी कुछ देर तक मिट्टी में रुकेगा तभी मिट्टी कायदे से सैचुरेट होगी, यानी कि पानी कुछ देर तक रुकेगा तो फिर मिट्टी जितनी पानी पीना चाहती है वो पानी अपने अंदर पी के उसके माइक्रो और मैक्रो पोर जितने हैं सब भर जाएंगे, मिट्टी बिल्कुल सैचुरेट हो गई। अब क्या कहेगा कि भैया अब नीचे तुम जा सकते हो। तो जब पानी नीचे तब जाना जब शुरू करेगा, तो क्योंकि पानी इतनी देर तक रुक चुका है तो स्वाभाविक सी बात है कि लवण और न्यूट्रिएंट पानी के अंदर घुल जाएंगे, इसीलिए नीचे चले जाएंगे। इसमें ध्यान देना कि ये फिजिकल प्रोसेस की बात हो रही है, समझ रहे हो, प्रैक्टिकली जो होता है। तो अगर परकुलेशन हो रहा है तो लीचिंग भी होगा ही होगा, समझ गए, चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो लेकिन होगा ही होगा। लेकिन दोनों चीजें सिनोनिम्स नहीं है, ये बात ध्यान रखना। रिफरिंग टू सेम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, जब सेम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस की बात होती है तब तो दोनों सेम होते हैं, अन्यथा ये होते दोनों अलग अलग हैं। सर्कुलेशन में केवल पानी का ऊपर से नीचे जाने की बात हो रही है, जबकि लीचिंग में क्या हो रहा है कि न्यूट्रिएंट जो है वो पानी के साथ घुल के पानी के साथ नीचे जा रहे हैं। तो पानी इसमें भी नीचे जा रहा है, पानी इसमें भी नीचे जा रहा है, लेकिन ये जो होगा लीचिंग, इसमें न्यूट्रिएंट भी घुल के जाएगा। तो डेफिनेशन दोनों को अलग अलग होती है, मायने दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन जब हम केवल एक भौतिक प्रक्रिया की बात करते हैं तो उसमें दोनों एक ही जैसे होते हैं। मतलब जब लीचिंग होगी तो परकुलेशन भी होगा हमेशा। अगर लीचिंग हो रही है तो परकुलेशन हमेशा ही होगा। ये हो सकता है कि परकुलेशन हो लीचिंग ना हो, कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन बहुत कम मिलता है। लेकिन अगर लीचिंग हो रही है तो 100% परकुलेशन हो ही रहा है, बिना परकुलेशन के लीचिंग हो ही नहीं सकती। इसीलिए इसको सिनोनिम्स के तरीके से यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी रही होगी तो आपने इस डी को लगाया होगा समझ के, अदरवाइज एलिमिनेशन टेक्निक ही आप इसमें लगा सकते हो। चारों आप एलिमिनेट करते आओगे और लास्ट में आके इसको आप सही मार दोगे, जो बचेगा पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर पढ़ोगे तो इसमें भी फिर कंफ्यूज ही हो जाना है, समझ गए। इसलिए मैंने कहा था कि टिक लगा लो, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और इस तरीके से आपको करना होता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके जो सुझाव हैं चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो कमेंट में जरूर लिखिए। पॉजिटिव होता है मोटिवेशन मिलता है, नेगेटिव होता है तो सुधार किया जाता है। बाकी अगर हमारा अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स खरीदना चाहते हैं तो व्हाट्सएप से संपर्क कीजिए, मात्र 1000 रुपये में अच्छे तरीके से पढ़िए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।